अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट टैक्स क्या हकीकत बन पाएगा? और अमेरिका के एक हॉस्पिटल में बनाई गई है मसनूई रहम मादर या बच्चादानी। ये और बहुत सी अहम और दिलचस्प मालूमात शामिल हैं हमारे आज के शो में। तो शुरू करते हैं व्यू 360। पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल पर एक नज़र। खाली मजहब की तालीम होना काफ़ी नहीं है। वैक्सीन तक रसाई की आलमी मुहिम कितनी मौसर साबित हो रही है? Can you take a deep breath? No. No? Okay. The immunization and vaccines are the most powerful public health tool that we have. और कहानी एक ऐसे बाहिम्मत पाकिस्तानी की जिसने माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। मैं अपने को आज तक माजूर नहीं समझा हूं कि मैं माजूर हूं। पाकिस्तान में हुकूमत मजहबी आज़ादी के बारे में काबिल एतराज़ खिलाफ वर्जियों को बर्दाश्त कर रही है। ये अल्फाज हैं अमेरिका के सेंटर फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के। सेंटर ने दुनिया भर में मजहबी आज़ादी के बारे में अपनी इस रिपोर्ट में 16 ममालिक में सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया है। इनमें से ज़्यादातर एशिया में हैं। पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक है जिनके बारे में सेंटर ने अमरीकी महकमा खारजा से सिफारिश की है कि उन्हें भी अब बाकायदा कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में शुमार किया जाए। और ये वो ममालिक हैं जहाँ सेंटर के मुताबिक हुकूमत या तो खुद मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी कर रही है या फिर ऐसी सरगर्मियों को रोक नहीं रही। पाकिस्तान से मुतालिक ये सिफारिश 2002 से मुसलसल की जा रही है। हालिया रिपोर्ट में पाकिस्तान में तौहीन मजहब के कानून, हिंदू लड़कियों के अगवा और मजहब की तब्दीली और मजहबी अक़लियतों पर हमलों का जिक्र किया गया है। और इस रिपोर्ट की अहमियत पर हम बात करेंगे कुछ ही देर में। जनूबी एशिया पर नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस खित्ते और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इंतहा पसंदी की जड़ें वक्त के साथ साथ मजबूत होती जा रही हैं। इस रुझान को रोकने के लिए क्या करना होगा, इस बारे में देखते हैं नीलोफर मुगल की ये रिपोर्ट। अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान, भारत हो या बांग्लादेश, मजहबी अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी से जन्म लेने वाले वाक़यात के मनाजिर और ख़बरें कुछ अरसे से जनूबी एशियाई खित्ते की न्यूज़ साइकिल का मामूल बनते जा रहे हैं। वाशिंगटन डीसी में सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी से वाबस्ता सियासी उमूर के माहिर कामरान बुखारी कहते हैं कि पाकिस्तान में अगरचे मजहबी इंतहा पसंदी की सूरत हाल संगीन है, लेकिन मशाल खान केस जैसे वाक़यात को इस इशू की नौयत को समझने, इसे सुलझाने और आवाज़ उठाने के एक मौके के तौर पर लिया जाना चाहिए। एक नेशनल आउटरीच होता है हर वाक़े के बाद, और तहरीक जो है वो मज़ीद तूल पकड़ती है। मैं उस तहरीक की बात कर रहा हूँ जो इस एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ उठती है। आवाज़ें जो उठाई जाती हैं सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, लोगों की आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जो है इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं वो पुश देते हैं इस मूवमेंट को, लेकिन इस मूवमेंट को ख़ुद ऑटो पायलट पे भी आना है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप से मुंसलिक ईमान मलिक उन तज्ज़ियाकारों में शामिल हैं जिनके मुताबिक पाकिस्तान में इंतहा पसंदी से बेहतर तौर पर निमटने के लिए एक मुतबादिल सोच लाने की ज़रूरत है। यूथ जो है उसकी मोबिलाइजेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो पुराने ज़माने गए जब अलकायदा, तालिबान या उससे पिछले अफ़गान सोवियत जिहाद के ज़माने थे, जब आपको कोई पर्सनली मोटिवेट करता था, आप उठते थे, आप घर से निकलते थे, आप मदरसा जाते थे और उसके बाद आप किसी ट्रेनिंग कैंप में जाते थे और जाकर के आप जिहाद में शामिल हो जाते थे। नाउ यू हैव एवरीथिंग इन पाम ऑफ योर हैंड। कामरान बुखारी कहते हैं कि माशरे में इंतहा पसंदी के रुझान को कम करने के लिए मजहबी उलमा का किरदार भी बेहद अहम है। हमारे जो सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो उस लेवल पे नहीं हैं कि जिस लेवल पे वो इस सैलाब का जो है वो इस रेले को रोक सकें। उनको अपने आप को तब्दील करना है, उनको ख़ुद भी एजुकेशन की ज़रूरत है। खाली मज़हब की तालीम होना काफ़ी नहीं है। इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान समेत खित्ते की हुकूमतों को मगरिब या दीगर मुल्कों को मुरद इल्ज़ाम ठहराने के बजाय खुद इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ इक़दामात करने की ज़रूरत है और मज़हब के हवाले से आज़ाद बहस व मुबाहिसे के लिए बर्दाश्त पैदा करने की भी। नीलोफर मुगल, उर्दू VOA, वाशिंगटन। यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की सिफारिशात के बारे में हमने इस रिपोर्ट से पहले आपको बताया। ये सिफारिशात क्या मानी रखती हैं पाकिस्तान के लिए, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मदिया अफजाल। डॉक्टर अफजाल पाकिस्तान में तालीम और इंतहा पसंदी के दरमियान ताल्लुक़ पर तहकीक कर चुकी हैं।
वाशिंगटन के तहकीकी इदारे ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड के स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर अफजाल, वेलकम टू व्यू 360। सबसे पहले तो यही बताइए कि ये जो रिपोर्ट आई है इसमें मुख्तलिफ ममालिक के बारे में सिफारिशात हैं कि इनको कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न कंसिडर किया जाए। अमेरिका की पॉलिसी को क्या ये मुतासर कर सकती है रिपोर्ट, क्या अहमियत है इसकी? So US Commission for International Religious Freedom एक नॉन पार्टिजन इंडिपेंडेंट फेडरल कमीशन है, फेडरल गवर्नमेंट की कमीशन है। वो मॉनिटर करते हैं कंट्रीज़ को और रिकमेंडेशंस देती हैं प्रेसिडेंट को, कांग्रेस को और स्टेट डिपार्टमेंट को कि कौन से कंट्रीज़ वायलेट कर रहे हैं रिलीजियस फ्रीडम्स। नाउ उस पर ये रिकमेंडेशंस जो हैं कांग्रेस, द स्टेट डिपार्टमेंट एंड द प्रेसिडेंट हैव टू टेक देम इनटू अकाउंट, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि वो उनको उसी तरह डेजिग्नेट करें। ठीक है। सो इन द पास्ट पाकिस्तान पहले भी डेजिग्नेट हुआ है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, बट स्टेट डिपार्टमेंट जिसकी अब ये ड्यूटी है नहीं डेजिग्नेट किया उन्होंने। ठीक है, तो यानी रिपोर्ट तो हमने जैसे कहा भी कि 2002 से सिफारिश करी है लेकिन अभी तक नहीं हुआ और अभी तक ये नहीं कहा जा सकता यकीन से कि क्या पॉलिसी पे असर पड़ेगा रिपोर्ट का। पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुज़िश्ता साल के दौरान कम अज़ कम 35 फ़िरका वाराना हमलों में 137 हलाकतें रिकॉर्ड की गई, जबकि इस साल के पहले 4 माह में 7 हमले रिकॉर्ड हो चुके हैं जिनमें हलाकतों की तादाद कम से कम 120 है। और इनमें सबसे बड़ा हमला जो हुआ वो सेवन शरीफ में लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हुआ। तो ये जब नंबर्स हम देखते हैं और ये रिपोर्ट भी सामने आती है, पाकिस्तान के लिए इस तरह की रिकमेंडेशन क्या मानी रखती है, पाकिस्तान के इमेज के लिए और पॉलिसी मेकिंग के लिए? पाकिस्तान का इमेज दुनिया में अच्छा नहीं है। पाकिस्तान डिफ़ाइन हो गया है एक तरह से टेररिज्म से। ये रिपोर्ट सिर्फ उस इमेज को सोलिडिफाई करती है। ये नहीं है कि ये रिपोर्ट कोई सेपरेट चीज़ है जो कि पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करने के लिए। ये रिपोर्ट पाकिस्तान का इमेज जो है वो रिफ्लेक्ट करती है और रियलिटी भी रिफ्लेक्ट करती है। फ्रैंकली ऑन द ग्राउंड पाकिस्तान में रिलीजियस फ्रीडम्स में प्रॉब्लम्स हैं। तो ये रिपोर्ट क्या कर सकती है, पाकिस्तान को पुश एक दे सकती है टू मेक चेंजेस, एंड पाकिस्तान इज़ मेकिंग चेंजेस। हाँ बिल्कुल, उन चेंजेस की इस रिपोर्ट में इनफैक्ट बात भी हुई है। कुछ मुस्बत इक़दाम का जिक्र किया गया है कि पिछले साल फरवरी में 16 निकात पर मबनी ह्यूमन राइट्स एक्शन प्लान मुतारफ़ हुआ था। फिर उन्होंने जिक्र किया कि लाउड स्पीकर का जो इस्तेमाल होता है मजहबी मुनाफरत फैलाने के लिए, उस पर सज़ाएँ भी दी गई। कुछ मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं को अवार्ड दिए गए, उन्हें आगे लाया गया। क्या ये इस तरह के जो इक़दामात हैं ये कोई असर भी छोड़ते हैं या ये बस सिंबॉलिक ही हैं? पार्टली सिंबॉलिक है और वो भी इम्पॉर्टेंट है, और पार्टली ये है कि स्पोरेडिक चेंजेस होना शुरू हुए हैं, इस गवर्नमेंट ने चेंजेस लेना शुरू किए, लेकिन ऑन द अदर हैंड हम ये भी देख रहे हैं कि वायलेशंस भी हो रही हैं, करिकुलम में हो रही हैं, विजिलेंटी किलिंग्स हो रही हैं, जबकि कोई ब्लास्फेमी चार्जेस कोई प्रूव भी नहीं होते, किलिंग्स हो रही हैं, और टेररिस्ट अटैक्स आपने जैसे मेंशन किया अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो रहे हैं। दोनों चीज़ें नहीं पैरेलल चलती हैं कि वो पॉजिटिव जो हैं इक़दामात वो भी किए जाते हैं लेकिन साथ साथ नेगेटिव भी चलते हैं। करिकुलम की आपने बात की, आपने खुद भी पाकिस्तान में इस निसाब पे काम किया। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जी 2011 की रिकमेंडेशंस को सामने रखते हुए 11 पैराग्राफ्स निकाले गए थे जिनमें तासुब और नफरत फैलाई गई थी अक़लियतों के हवाले से, लेकिन फिर 70 नए पैराग्राफ्स ऐड भी हो गए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये मुमकिन भी है कि सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाए, या ये कह लीजिए कि ये सिर्फ एक ख्वाहिश है लेकिन हकीकत पर मबनी नहीं है? जैसे ये मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि ये चेंजेस हैं, कुछ स्पोरेडिक होते हैं और कुछ नहीं होते। ये एक रिफ्लेक्ट करता है कि एक प्लेटफॉर्म, एक नैरेटिव नहीं है पाकिस्तान का, और जो डोमिनेंट नैरेटिव है वो एक ऐसा नैरेटिव है जो वायलेट करता है रिलीजियस फ्रीडम को। ये है कि कुछ प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स उसको ठीक करना चाहती हैं लेकिन एक डोमिनेंट नैरेटिव पुश बैक करता है। इसीलिए करिकुलम रिफॉर्म नहीं कभी भी एक फुल स्केल पे होता, कुछ चीज़ें ठीक होती हैं तो कुछ और ख़राब हो जाती हैं। बताइए हो पाएगा या नहीं, वेरी क्विकली? There is some hope. Okay, there is some hope. Thank you so much, डॉक्टर अफजाल, आपका बहुत शुक्रिया। USCIRF की रिपोर्ट के बारे में आपने बड़ी अच्छी पाकिस्तान के हवाले से हमें अहम इंसाइट दी। इस वक्त हम एक मरतबा फिर चलेंगे साकिब इस्लाम के पास। साकिब, बैक टू यू। जी सर, आप बात करते हैं अमेरिकी सदर ट्रंप की, जिनकी सदारत के 100 दिन हफ्ते के रोज़ पूरे होने वाले हैं। सदर ट्रंप के एजेंडे में आगे क्या है, इस पर हम बात करेंगे कैपिटल हिल से सबा शाह खान से जो हमारे साथ हैं। जी सबा, क्या हो रहा है आज कैपिटल हिल पे? जी साकिब, सदर ट्रंप अपने इलेक्शन ट्रेल पर किए वादों में से एक और वादा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी कोशिश का हिस्सा है अमेरिका का सबसे बड़ा टैक्स कट। आइए देखते हैं।
सदर ट्रंप का तजवीज़ किया कॉर्पोरेट टैक्स दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी का अब तक का सबसे बड़ा टैक्स कट है, यानी अमरीकी बिजनेसेस और कॉर्पोरेशंस उनकी तजवीज़ के मुताबिक 35% के बजाय 15% टैक्स देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्टीवन मन्यूशन ने सिर्फ एक दफ़ा टैक्स देकर अमरीकी कंपनियों का दूसरे मुल्कों में मौजूद सरमाया वापस लाने की मराअत का भी ऐलान किया। उनका कहना है कि इससे अमरीका की इकॉनमी को वुसअत मिलेगी। हम अमरीकी कंपनियों को एक मरतबा टैक्स वापस लाने की सहूलत मुयस्सर करेंगे। इससे $1 ट्रिलियन का मुनाफा वापस लाकर अमरीकी मईशत में शामिल किया जा सकेगा। व्हाइट हाउस के इक़्तिसादी मुशीर गैरी कोहन का कहना है कि ये उनकी टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की और टैक्सेस कम करने की कोशिश है, ना कि लोगों को सजा दी जाए। ये टैक्स कट्स अमरीकी मईशत किस तरह बर्दाश्त करेगी, इसके बारे में सदर ट्रंप ने कोई प्लान पेश नहीं किया है। माहिरीन को खदशा है कि इससे कौमी कर्जे में $2 ट्रिलियन का इजाफा होगा। अमरीका अब तक $20 ट्रिलियन का मकरूज है। सदर ओबामा के दौर में फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद रेगुलेशंस, कॉर्पोरेट रेगुलेशंस सख्त की गई थी, जो कॉर्पोरेशंस और बिजनेसेस के लिए एक नापसंदीदा अमल था। सदर ट्रंप का कॉर्पोरेट टैक्स कट बिजनेसेस के लिए एक खुशाइंद बात है, लेकिन IMF का कहना है कि इससे रिस्की इन्वेस्टमेंट की फ़िज़ा पैदा हो सकती है। जी सबा, बहुत शुक्रिया हमें कैपिटल हिल से इस बारे में अपडेट्स देने के लिए। और अमेरिका समेत दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां इस वक्त आप भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एक फ़ौजी कैंप पर हमले की तफसीलात पढ़ सकते हैं। जबकि पिछले चंद घंटों में दुनिया भर में पेश आने वाले बाज़ अहम और दिलचस्प खबरों की झलकियाँ देखते हैं वर्ल्ड व्यू 360 में। शामी टीवी के मुताबिक इसराइल के जंगी जहाजों ने शामी फौज के अड्डों पर हमला किया है। मकामी ज़राए के मुताबिक शाम के इस अड्डे से मिलिट्री कार्गो के जरिए असलहा ईरान को सप्लाई किया जाता है। अमरीकी अवामी नुमाइंदों को व्हाइट हाउस में ट्रंप इंतजामिया की तरफ से शिमाली कोरिया पर गैर मामूली अहम ब्रीफिंग दी गई है। ब्रीफिंग में शिमाली कोरिया की जानिब से दरपेश मसाइल और इनके हल के लिए मुख्तलिफ तरीकों पर बात की गई। चीनी वजीर दिफा का कहना है कि चीन अमेरिका की जानिब से जनूबी कोरिया में थैट मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब करने के जवाब में जंगी नौयत की मशकें और नए मिसाइलों के तजुर्बे जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में जंग के बायस शहरी हलाकतों में कमी आई है, ताहम इन हलाकतों में बच्चों और ख़वातीन की तादाद में इजाफा हुआ है। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। वेलकम बैक। और आज है जुमेरात, मतलब आज हेल्थ सेगमेंट का दिन है। बिल्कुल, और हेल्थ और साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि उनके साथ कीप अप करना बहुत मुश्किल रहता है। ट्रैक रखना मुश्किल हो गया है। हाल ही में मैंने एक बड़ी दिलचस्प खबर देखी कि पालक के पत्तों को इस्तेमाल किया जा रहा है इंसान के दिल की खलियों को प्रोड्यूस करने के लिए। तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। और साइंस की ही दुनिया से एक और हैरान कुन खबर यह है कि चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया में डॉक्टर्स ने बनाई है एक मसनूई रहम मादर या बच्चादानी कि देखने में एक प्लास्टिक बैग जैसी लगती है, और इसे टेस्ट करने के लिए डॉक्टरों ने एक मेमने को सी सेक्शन के जरिए भेड़ के पेट से निकाला और फिर उसकी बकिया नशोनुमा इस बैग के अंदर हुई, जिसमें इसके लिए ज़रूरी फ्लूइड्स मौजूद थे। ये मसनूई रहम मादर असल में तैयार की जा रही है क़ब्ल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों के लिए, जो बाज़ औक़ात इतने नन्हे होते हैं कि हॉस्पिटल में मौजूद टेक्नोलॉजी उनकी ख़ास मदद नहीं कर सकती।
तो मेमने पर तो ये तजर्बा कामयाब रहा, लेकिन इंसानों में ये कितना कामयाब रहेगा इसके लिए अभी मजीद टेस्ट होना बाकी है। साकिब, वेरी इंटरेस्टिंग सारा। और अब चलते हैं आज के हेल्थ सेगमेंट की तरफ जो हमारे लिए लेकर आती हैं सादिया असद। सादिया, तो फिर आज किस टॉपिक पर रिपोर्ट लाई हैं आप? बहुत शुक्रिया साकिब। अप्रैल 24 से 30 तक का हफ्ता चूँकि आलमी इदारा सेहत ने दुनिया भर में वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का हफ्ता करार दिया है, तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका समेत कई मुल्कों में वैक्सीनेशन के बारे में गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हिफाजती अद्वियात मोहलिक बीमारियों की रोकथाम में बहुत मददगार हैं। दुनिया के हर बच्चे को वैक्सीन तक रसाई मिले, इसके लिए WHO क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। 2, 3, Good job. गोल 2020 तक करोड़ों अफराद को वैक्सीन की मदद से काबिल इलाज अमराज से महफूज करना है। Can you take a deep breath? No? Okay. और मंसूबा आलमी सतह पर नौजवानों से लेकर मुअम्मर अफराद तक को वैक्सीन की रसाई देना है। आलमी इदारा सेहत या WHO की ख्वाहिश है कि लोग ये बात जान लें कि वैक्सीन असर रखती हैं। First to say that immunization and vaccines. इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन हमारे पास आम लोगों की सेहत से मुतालिक सबसे मौसर हथियार हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डॉक्टर फ्लेविया कहती हैं कि 35 बरस कबल 1 करोड़ 30 लाख बच्चे उन बीमारियों का शिकार होकर हलाक हुए जिनसे बचना मुमकिन था। अब ये तादाद घटकर 60 लाख तक पहुंच गई है, लेकिन ये अब भी ज्यादा है। आज तकरीबन 85% बच्चों को खसरा और दूसरे मोहलिक अमराज से बचाव की वैक्सीन मिल रही है। जरूरत इस बात की है कि दुनिया भर में 90% बच्चों को इस किस्म की वैक्सीन दी जाए, क्योंकि ऐसे बच्चों तक पहुंचना लाजिम है जिनकी उस तक रसाई नहीं है। ये वो सूरत है जिससे उनके मर्ज को फैलने से रोका जा सकता है। 6 बरस कबल 194 मुल्कों ने ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान पर दस्तखत किए थे, जिसका मकसद इस तादाद को बढ़ाना और पोलियो का खात्मा था। इस वक्त हंगामी बुनियादों पर आलमी सतह पर तमाम बच्चों को पोलियो के खिलाफ वैक्सीन देना है। जहां अक्सर ममालिक में ये मरज अब माजी की कहानी बन चुका है, अभी भी शिमाली नाइजीरिया और पाकिस्तान अफगानिस्तान का सरहदी इलाका इससे पाक नहीं। गुज़श्ता बरस इन इलाकों में 37 केस सामने आए थे, जबकि सन 1988 में जब इस मुहिम का आगाज किया गया तो ये तादाद 30,50,000 थी। किसी मरज के मुकम्मल खात्मे का आखिरी मरहला हमेशा काफी कठिन होता है, क्योंकि अगर इसका मुकम्मल खात्मा ना किया जाए तो ये फिर सर उठा सकता है। लिहाजा इसे यकीनन तकमील के आखिरी मराहिल तक पहुंचाना होता है। इस मकसद के हुसूल के लिए खसूसी तवज्जो और हर किस्म की तवानाई खर्च करने की जरूरत है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इंसदादी अद्वियात ने करोड़ों बच्चों की जिंदगियों को बचाया है। पोलियो और इस तरह की दूसरी काबिले इंसदाद बीमारियों से हमेशा के लिए निजात इस प्रोग्राम की मंजिल है, जिसका हुसूल बैनुल-अक़वामी सतह पर ताउन और इश्तराक ही से मुमकिन है। और सेहत से मुतालिक अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमसे शेयर कर सकते हैं, जिसके लिए आप लॉग इन कीजिए facebook.com/VOA उर्दू। हम आपके लिए माहिरीन सेहत से उनके जवाब लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया सादिया, आपकी अगली रिपोर्ट का इंतज़ार रहेगा। और अब हम बात करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है अमेरिका में। यहाँ पे ये है कि डॉक्टर्स बहुत परेशान हैं जो इमरजेंसी रूम में काम करते हैं, क्योंकि वो बच्चे जब आते हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई, तो डॉक्टर्स को ये डर है कि ये बीमारियाँ दूसरे बच्चों में फैलाएंगे। प्लस ये कि वही बच्चे बार बार इमरजेंसी रूम में इलाज कराने आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। और बिल्कुल, और अगर वैक्सीनाइजेशन ना करवाई जाए तो पोलियो जैसे मर्ज जिनकी वैक्सीनेशन के बगैर ज़िंदगी भर की माजूरी का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस माजूरी का मुकाबला करते हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे ही पाकिस्तानी से जो हरफन मौला हैं, बड़े बड़े ट्रक चलाते हैं, मेलों में तरह तरह के करतब दिखाते हैं और इसके साथ साथ एक टीवी आर्टिस्ट भी हैं। बहुत कुछ कर रहे हैं वो, और ये सब वो करते हैं एक टांग से माजूरी के बावजूद। उनकी लगन और हिम्मत की कहानी हमारे लिए लेकर आए हैं कोयटा से मुर्तज़ा ज़हरी। पोलियो की वजह से एक टांग से माजूर ये ड्राइवर मोहम्मद उस्मान हैं। इन्होंने अपनी माजूरी को अपनी मजबूरी बनाने की बजाय मेहनत मजदूरी करने का फैसला किया। आमतौर पर कोई माजूर शख्स ट्रक चलाने के काबिल नहीं होता, मगर मोहम्मद उस्मान ने ट्रक और कोच ड्राइविंग सीखी। मैंने मेहनत किया, 2-3 साल गया बाहर, ट्रकों के साथ कैलेंडरी किया, मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत किया सीखने के लिए। आखिरकार मैंने सीख लिया। मैं अपने को आज तक माजूर नहीं समझा हूँ कि मैं माजूर हूँ। मैं दूसरों से मैं अपने को अच्छा समझता हूँ। सियासतदान होने के साथ मोहम्मद उस्मान बलूचिस्तान में होने वाले फेस्टिवल्स में
लोगों को मुख्तलिफ करतब दिखाकर हैरान कर चुके हैं। मैं एक दफ़ा गया था, बलूचिस्तान का बड़ा मेला लगता है सिब्बी मेला, मैं उधर गया। उधर जब देखा मोटरसाइकिल जंपिंग को देखा, जंप दे रहा था, मैंने अपना दिल में बोला काश मैं भी इस तरह कर सकता था। फिर मैंने अपना दिल में बोला मैं करूँगा। फिर किसी ने दोस्त बैठा हुआ था, बोलते तुमको देखो करना, देखो तुमको मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता है। मैंने बोला इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा। मैं आस्ता आस्ता इधर आया, अपने लिए कुछ पैसे दोस्तों से इधर उधर उधार करके इधर उधर से ये मैंने मोटरसाइकिल ख़रीदा। फिर मैंने ट्रेनिंग किया, एक मैदानी पहाड़ी इलाके में ट्रेनिंग किया, 1 महीना 2 महीना। जब मैं बराबर हुआ, अभी मैं शुक्र अल्लाह का फ़ज़ल से 10 गाड़ियों से मैं इसको उड़ा सकता हूँ। मैंने और भी स्टंटें किया हुआ है, नीचे कीलें और ऊपर भी कीलें, कीलों का ऊपर जो है बड़ा बड़ा वज़नी पत्थर मेरे पेट पे रखते हैं और हथौड़ियों से मारते हैं। मोहम्मद उस्मान ख़ुद तो गुर्बत के बायस आला तालीम हासिल नहीं कर सके, मगर वो अपने 2 बच्चों को ज़िंदगी की दूसरी सहूलियात के साथ तालीम की सहूलतें भी फराम कर रहे हैं। वो वालिदैन को मशवरा देते हैं कि वो बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। मैं पोलियो का शिकार तो हुआ, मेरे वालिद साहब वालिदा भी पछतावा है कि मैं आप लोगों को पोलियो आपको नहीं पिलाया, इसलिए कि पता नहीं उस टाइम पोलियो था या नहीं था, अल्लाह जाने। अभी तो है, अभी मैं अपना बच्चों को पिलाता हूँ पोलियो। शुक्र है अल्लाह का मेहरबानी से हम लोगों का घर पे आते हैं पोलियो वाली, इधर ही टकटका के फ़ौरन मैं अपना बच्चों को ले जाता हूँ, पोलियो के कतरे खिलाता हूँ। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चे को पोलियो लाजमी पिलाएं। इतनी ज़्यादा सलाहियतों के साथ मोहम्मद उस्मान फ़िल्म, ड्रामा और थिएटर के अदाकार भी हैं। वो अब तक कई मकामी ज़बानों में बनने वाली फ़िल्मों, ड्रामों और थिएटर शोज़ में अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। दिल को छू लेने वाली कहानी और एक बहुत ही अहम पैगाम भी। तो अब जनाब बात करते हैं एक ऐसी एयरलाइन की जिसके सितारे लगता है आजकल गर्दिश में हैं, और वो है अमेरिकी एयरलाइन यूनाइटेड। पहले एयरलाइन ने एक डॉक्टर को ज़बरदस्ती इस बुरी तरह घसीट कर जहाज़ से उतारा कि उनके 2 दांत टूट गए, और अब उसी एयरलाइन की एक परवाज़ पर साइमन नामी फ्लेमिश जायंट खरगोश जान से ही चला गया। तकरीबन 3 फुट लंबा ये खरगोश एक मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड से अमेरिका आ रहा था। एयरलाइन का कहना है कि उसे इसकी मौत पर दुख तो है, लेकिन वो इस वाक़े की वजह अभी तलाश कर रहे हैं। तो फ्रेंडली स्काइज जो हैं वो आजकल थोड़े अनफ्रेंडली हुए हुए हैं, न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी। और यही वजह है कि जो एयरलाइंस हैं वो अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर रही हैं। बिल्कुल, जो यूनाइटेड एयरलाइन है उसने कहा है कि एक तो अब किसी को ज़बरदस्ती जहाज़ से उतारने के लिए पुलिस को नहीं बुलाया जाएगा, और जब अगर कह लीजिए कि एयरलाइन की फ़्लाइट ओवर बुकड है तो $10,000 तक दिए जाएंगे पैसेंजर्स को कि वो वॉलंटरीली यानी खुद से अपनी मर्ज़ी से जहाज़ से उतर जाए। इसका मतलब है कि अगर आपकी फ़्लाइट बहुत भरी हुई है तो ज़रूर अपना टिकट बुक करवाएं, हो सकता है वैसे मेरे साथ $10,000 का हो चुका है इनफैक्ट कि मुझे वाउचर मिले वॉलंटरीली फ्लाइट से उतरने के लिए, और एक और वेकेशन मिल गई। तो जनाब ये था हमारा आज का व्यू 360। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। और फीडबैक के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर facebook.com/VOA उर्दू, और हमें बताइए कि आप इसके अलावा शो में और क्या देखना चाहते हैं। सो कल फिर इसी जगह इसी वक्त आपसे इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
If I put a finger near this Venus flytrap, and then you see it will just close by itself. From the jaws of the Venus flytrap to the water-repellent leaves of the lotus plant, the natural world has a thing or two to teach us about efficiency and design. Pitcher plant, it is designed to create this super slippery surface such that like insects such as ants will slide off into the stomach and get digested. With support from the National Science Foundation, mechanical engineer Tak-Sing Wong's team at Penn State University is developing new materials that mimic slick coatings found in nature. They're known as slips, slippery liquid-infused porous surfaces. Think about oil transportation, the oil creating drag inside the pipeline. Think about ice sticking on the airplane wing. And from the biological aspect, like marine biofouling, mussels, sea mussels sticking on the ship hull. Imagine if we have this magical coating that nothing can stick to it. Slips can be made of liquid Teflon and chemically customized for different applications. Think biocompatible for medical devices, or highly durable for use in rugged environments like the hull of a ship. This one is a liquid-infused surface that can repel almost anything. This is water, and then with blood. This is the oil-based octane, and last, this is the mustard. The pitcher plant and the lotus leaf were the particular bio-inspirations behind this water harvesting system. Wong hopes it will prove useful in regions with water shortages. We saw that it has a very good efficiency in getting water out of thin air. Wong and his team engineer the materials and coatings to precise specifications, with form following function. There's a chemical layer on the entire surface that is designed to hold onto the lubricant. On this particular surface, the droplets will bounce. The possibilities are many, from keeping a wall clear of graffiti to non-sticking toilets for water conservation. This is going to be a lifelong research project because there's so many things in nature and we are just touching at the tip of the iceberg, what we call the grand challenges in the 21st century, water, energy, health. So these are the key research areas that we have been actively seeking solutions to. Looking to Mother Nature for solutions to some sticky problems. Best not to let that bioingenuity slip away. For Science Nation, I'm Miles O'Brien.